30 अगस्त 2022 की बात है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर अपने घरों में सो रहे थे। इसी दौरान कतर के इंटेलिजेंस ऑफिसर पहुंचते हैं और उन्हें बिना आरोप बताए गिरफ्तार कर लेते हैं। इन्हें अलग अलग जगहों पर कैद किया जाता है। 14 महीने बीत जाते हैं और 26 अक्टूबर को न्यूज़ आती है कि 8वां ऑफिसर को कतर ने मौत की सज़ा सुना दी। 8 भारतीय नागरिकों को कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। सेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाकर कतर ने भारत के प्रति अपना जहरीला रवैया उजागर किया। Story is a diplomatic mystery. It's been that way for months. The story of 8 Indian Navy veterans jailed in Qatar. Crime unknown, charges unknown. But today we learned the verdict. Death penalty. 8 भारतीयों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। ये 8 लोग नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। मिडिल ईस्ट में उपस्थित ये छोटा सा देश जो कभी रेत का टीला हुआ करता था, आज वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ राजशाही चलती है। लोग खुलकर बोल नहीं सकते, कोई डेमोक्रेसी नहीं, जो हमारे जैसे आतंक को सपोर्ट करता है, जिसके चलते उसके करीबी सऊदी अरब और अन्य देशों ने उस पर पाबंदियाँ लगाई हैं। या वही कतर है जो कभी अपने कतर एयरवेज से सुर्खियों में रहता है तो कभी अपने शरिया कानून के चलते। कतर में लगभग 8 लाख भारतीय प्रवासी रह रहे हैं, जिनमें से कई बड़े कारोबारी लोग भी हैं। और पिछले कई सालों से भारत ने कतर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। बीते 3 साल में 4 बार इन्होंने कतर की यात्रा करी। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कतर जा चुके हैं। नवंबर में फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर पहुंचे थे। यूपीए सरकार में पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में कतर की यात्रा करी थी। प्रधानमंत्री मोदी भी 2016 में कतर के दोहा गए थे और इसी बीच 2015 में कतर के शेख हमाद अल थानी भारत आए थे। साल 2018 की बात करें तो तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कतर का दौरा किया था। पिछले साल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कतर की यात्रा की थी। लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए यही लग रहा है कि दोस्ती निभाने का जिम्मा एक तरफ से ही भारी है। दोनों देशों के बीच संबंधों में चुनौतियों की बात की जाए तो 2022 में कतर भारत से नाराज दिखा था। हुआ क्या था कि जून 2022 में एक टीवी चैनल पर बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उससे विवाद खड़ा हो गया था, जिसे लेकर कतर आपत्ति जताने वाला पहला देश था। उसने भारत से तुरंत सार्वजनिक माफ़ी की मांग की थी। भारतीय राजदूत को बुलाया गया था। अब एक तरफ जहां इजराइल वार चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 26 अक्टूबर को कतर ने भारत के 8 नौसेना के रिटायर्ड ऑफिसर को मौत की सज़ा सुना दी। इजराइल वार और भारतीय नौसेना के 8 ऑफिसर को मौत की सज़ा के पीछे की टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। अगस्त 2022 भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक इस बारे में कतर की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि उन्हें कैसे और क्यों गिरफ्तार किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय को भी कोई खबर नहीं मिली। खबर सामने आती है मीतू भार्गव के ट्वीट से। 25 अक्टूबर को डॉक्टर मीतू भार्गव नाम की एक महिला ट्वीट करती है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी जिन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछले 57 दिनों से कतर की राजधानी दोहा में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में हैं। वो आगे लिखती हैं, मैं भारत सरकार और उससे संबंधित अधिकारियों से अपील करती हूँ कि वो जल्द आवश्यक कदम उठाएं और इन अधिकारियों को रिहा करवा कर उन्हें कतर से भारत लाएं। उन्होंने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था। दिलचस्प बात यह है कि ट्वीट करने वाली महिला ने कहीं भी यह मेंशन नहीं किया था कि कतर में गिरफ्तार हुए 8 लोगों से उनका क्या संबंध है। इसके बाद उन्होंने ऐसे कई ट्वीट किए जिसमें इस मामले का जिक्र किया। विदेश मंत्रालय अभी तक चुप था, लेकिन 3 नवंबर को प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहली बार कतर में गिरफ्तार हुए भारतीयों की पुष्टि करी। उन्होंने कहा, हमें 8 भारतीयों की गिरफ्तारी की जानकारी है जो कतर में किसी कंपनी के साथ काम करते थे। कतर में भारतीय दूतावास के अधिकारी वहां की सरकार के संपर्क में हैं। दूतावास के अधिकारियों को गिरफ्तार लोगों से मिलने की अनुमति दी गई थी। On the issue of the 8 Indians who are in detention in Qatar, let me reiterate what we've been saying. We are seized of the matter. Our embassy is actively pursuing this case. You mentioned about the family members,
not being allowed to get a visa. No, we are trying to facilitate that. I understand family members who are in Doha have been able to go there, and we are trying to facilitate those who are here to go. The update that I have is that today we got our second consular access. Our embassy officials were able to meet the detainees and ascertain their well-being. And of course, we will continue to extend all possible consular assistance in this case. बाद में उन्होंने यह भी कहा कि हम उनकी जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर अरिंदम बागची ने भी नहीं बताया कि उन लोगों को कतर में किस वजह से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला सवाल यहाँ पर यह आता है कि भारतीय नौसेना में काम करने वाले ऑफिसर कतर कैसे पहुँच गए। तो देखो, इंडियन नेवी में रिटायरमेंट थोड़ी अर्ली होती है। जब तक आप एडमिरल या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पहुँच जाते, आमतौर पर रिटायरमेंट आपको 50, 52 या 53 के आसपास मिल जाती है। इसके बाद भी हमारी नेवी के लोग प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जगह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस कमाल का होता है। इनको आराम से प्राइवेट सेक्टर में किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। तो ये कतर की कंपनी थी, अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसके लिए यह काम करते थे। यह कंपनी कतर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। यह कंपनी कुछ यूँ काम करती थी कि मानो कोई देश जिसने अभी अभी डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया है, अब उनको एडवाइस चाहिए कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, क्या क्या ज़रूरतें होंगी। तो बेसिकली यह कंपनी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की एक तरह से सेलिंग करती है। इसके मालिक खामिस अल आजमी हैं, जो रॉयल ओमान वायुसेना से रिटायर्ड हैं। आजमी को भी इनके साथ ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया। अब ये तो हो गया कहानी का एक भाग। अब बात आती है 2020 की। साल 2020 में इस बीच क्या होता है कि कतर और इटली के बीच एक समझौता होता है। इटली जो कि एक यूरोपीय देश है, इस समझौते में डील होती है कि कतर बिलियन ऑफ डॉलर देगा इटली को, और उसके बदले में इटली बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइप के मिलिट्री सबमरीन बनाएगा कतर के लिए। ऐसी पनडुब्बियाँ जो रडार पर भी डिटेक्ट ना होती हों। बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ये सबमरीन बनने वाली थी, और कतर ने इसकी पेमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी। यह एक सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट था कतर और इटली के बीच में। इसके बारे में मीडिया को पता था, मगर ये सबमरीन किस टाइप की होंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होने वाली थी, दुनिया में इसको किसी की भी जानकारी नहीं थी। अभी प्रोजेक्ट अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अचानक से होता क्या है कि पाकिस्तानी मीडिया से बहुत सारी रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती हैं कि जो इंडियन नेवी के लोग काम करते थे अल दहरा कंपनी कतर में, ये लोग जासूसी कर रहे थे कतर की सबमरीन पर। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं। अच्छा, ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने करी। अब हुआ क्या कि जो कतर का ऑफिशियल सरकारी न्यूज़ पोर्टल है अल जजीरा, इन्होंने इस न्यूज़ को पकड़ लिया। इन्होंने इसको खूब छापा कि इंडियन को जेल कर दिया गया है कतर में। पाकिस्तान की मीडिया से शुरू में रिपोर्ट ये आई कि इंडियन जो थे इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट पर। बाद में इजरायली मीडिया ये लिखता है कि कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर ने 8 भारतीयों को फांसी की सज़ा सुनाई। आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए, कतर और इजराइल के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूनाइटेड अरब एमिरेट और कतर में बड़ा फ़र्क है। यूएई और इजराइल के संबंध बन चुके हैं, यह एक दूसरे को देश मानते हैं, लेकिन कतर अलग जियोपॉलिटिकल गेम खेलता है। कतर के रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। कतर के रिलेशन हमास के साथ बहुत अच्छे हैं। कतर बेसिकली आप यह कह लीजिए कि यूएई और सऊदी अरेबिया सेना से अलग फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि एक तरफ कतर के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं, उसके अलावा हमास के साथ काफ़ी स्ट्रांग है। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल के साथ इसके रिलेशन बहुत ही ख़राब होंगे। तो जब ये किसी पे ये आरोप लगा देंगे कि तुम इजराइल के बिहाफ पे हमारे सुपर सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम पर जासूसी कर रहे थे, तो उसके बाद देखिए सज़ा भी काफ़ी बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना ज़रूरी है कि ये सारी बातें मीडिया ने करी, चाहे कतर का अल जजीरा मीडिया ले लो या फिर इजराइल का मीडिया ले लो। और सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने यह जो रिपोर्ट है उसे प्रसारित किया था। तो बेसिकली ये सब बातें मीडिया ने ही करी हैं। ऑफिशियली तौर पर कतर ने आज तक इन शब्दों का इस्तेमाल इंडिया के इस केस में नहीं किया है कि इजराइल का यहाँ पे इशू आता है, जासूसी हो रही थी, हमारा सबमरीन प्रोजेक्ट। इन सब टॉपिक्स के बारे में सिर्फ मीडिया ही बात कर रहा है। ना कतर ने ना इंडिया की सरकार ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा कि कुछ जासूसी हो रही थी, यहाँ पर कुछ सबमरीन का इशू था। कुछ ऑफिशियली तौर पे आपको स्टेटमेंट इसकी नहीं मिलेगी। अभी भी आप देख लो तो भारत सरकार का रिएक्शन ये है कि हम बहुत शॉक हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई है कतर में, कतर की कोर्ट ने अपना जजमेंट भी पब्लिक नहीं किया। पब्लिकली लोगों को बताया भी नहीं कि जिन लोगों को ये मौत की सज़ा सुना रहे हैं इसका रीज़न क्या है, उन्होंने किया क्या था, किस बेसिस पर, किन सबूतों के हिसाब से ये कह रहे हैं कि इन 8 लोगों को मौत की सज़ा सुना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल यही है कि इंडिया ने यही कहा है कि हम डिटेल जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि कतर का जो कोर्ट है हमारे साथ शेयर करे कि किस सबूतों के आधार पर तुमने ये किया है, फिर हमारा भी एक लीगल ऑप्शन खुला है। तो देखो सवाल भी उठते हैं कि 14 महीने में इंडिया ने क्या स्टेप लिया, क्यों उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाई, या जानकारी देने पर मजबूर क्यों नहीं किया कतर को।
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि 14 महीने में कोई इस पर सवाल ही नहीं कर रहा था। ना मीडिया सरकार से और ना सरकार कतर से, सब अपने काम में बिजी थे। मीडिया सीमा हैदर में और सरकार अपकमिंग चुनाव में। अगर सीमा हैदर की बात करें तो जहां कुछ मीडिया चैनल जासूस बता रहे हैं तो देश की एजेंसियां कोई प्रूफ नहीं निकाल पा रही। लेकिन कतर ने इन 14 महीनों में 8 नौसेना के ऑफिसर को अरेस्ट भी कर लिया और मौत की सज़ा भी सुना दी। इतना आसान नहीं है। ये बात कतर को बताने का यही सही टाइम है सरकार के पास। जय हिंद। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.